वेलकम टू स्नेहा टीचिंग। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे हैं और आप अपना बहुत ध्यान रख रहे हैं। तो ये हमारा जो टॉपिक है आज का वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अभी सीटीईटी एग्जाम अभी हमारे सिर पे है और अभी उसके लिए हमें प्रिपरेशन बहुत ही हाई लेवल की चाहिए। इसलिए चाहिए क्योंकि हम सीटीईटी नहीं, हमारा पूरा कोशिश है कि साथ साथ केवीएस और जो भी एग्जाम बीच में अगर आ जाती है कोई भी टीचिंग एग्जाम, तो हम उसके लिए प्रिपेयर्ड रहें। तो जो हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हम लोग ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हुए आईएएस पे आते हैं। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है आज का क्या है? ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दो अलग अलग चीजें हैं। ठीक है, विकास और वृद्धि। ठीक है, विकास और वृद्धि। ठीक है, जिसमें स्टेजेस ऑफ ग्रोथ होते हैं। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ है कि हमें बस फिजिकल अगर जो भी हाइट में ग्रोथ हो रहा है, वेट बढ़ रहा है, ये सब क्या है? हमारा जो ग्रोथ क्वांटिटेटिव एक तरह से होता है। इसमें यहाँ पे ये नहीं देखा जाएगा सोशली बच्चा कितना स्टेबल है, बच्चा मोरली कितना स्टेबल है, कितने अच्छे से वो मोरली रिस्पॉन्ड कर रहा है, ये सब फैक्टर्स नहीं देखे जाते हैं। ग्रोथ मतलब क्या? ग्रोथ मीन्स बॉडी और जो फिजिकल स्ट्रक्चर है। ठीक है, बच्चा जन्म से पेट में आया, उसके बाद बढ़ा 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 और फिर एक टाइम आता है जब ग्रोथ नहीं होती है उस तरह की, जब हाइट बढ़ना बंद हो जाता है और बच्चा मेच्योरिटी अटेन कर लेता है। ठीक है, तो स्टेजेस ऑफ ग्रोथ हम पढ़ेंगे तो हमें और भी क्लियर समझ में आएगा ये क्या है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ। ठीक है, तो चलिए हम देखते हैं स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में क्या क्या है। पहला हमारा आता है प्री नेटल पीरियड। पहला हमारा क्या आता है स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में? प्री नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड जो होता है लगभग 9 महीने से आई एम सॉरी 9 महीने तक का जो पीरियड होता है, जो बच्चा पेट में रहता है, प्रेगनेंसी का जो पीरियड होता है उसको हम लोग प्री नेटल पीरियड बोलते हैं। यानी कि 40 वीक्स का ये होता है। ये पूरा पीरियड कितने वीक्स का होता है? 40 वीक्स की। जो हेल्दी प्रेगनेंसी होती है वो 40 वीक्स की होती है। तो ये हमारा प्री नेटल पीरियड हो गया। उसके बाद हमारा आता है पोस्ट नेटल पीरियड। ये सब क्या है? हमारे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है। ये क्या है? हमारे स्टेजेस ऑफ ग्रोथ है। ठीक है, अब हमारा आता है पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड जो होता है वो दो टाइप के वो बेसिकली होता है, वो दो टाइप के होते हैं। एक तो हमारा पहला हो गया वो है इन्फेंसी। पहला क्या हो गया? पहला जो है वो हमारा इन्फेंसी, फर्स्ट ईयर ऑफ लाइफ, जो जिंदगी का पहला साल है उसे हम इन्फेंसी कहते हैं। इन्फेंसी में जो होता है बच्चा एकदम छोटे से बड़ा होता है और बहुत ही रैपिड ग्रोथ देखा जाता है इन्फेंसी में। बच्चा पहले एकदम छोटा होता है, उसके बाद 2 महीने में वो आई कांटेक्ट बनाता है, उसके बाद फिर वो धीरे 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 उस हाथ पैर पे कोऑर्डिनेशन आता है बच्चे का, फिर नेक कोऑर्डिनेशन आता है, वो गर्दन को खड़ा करना सीख जाता है, कैसे गर्दन पे कोऑर्डिनेशन आता है वो समझ जाता है, उसे ऑटोमेटिकली उस पर कंट्रोल आ जाता है। उसके बाद बच्चा धीरे धीरे जो है वो बैठना सीखता है, फिर क्रॉल करना सीखता है, फिर लगभग 1 साल से लेकर 1.5 साल के बीच के बच्चे जो होते हैं वो चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। यानी 1 से 1.5 साल के जो बच्चे हैं वो चलना स्टार्ट कर देते हैं। 1.5 था ये। 1 से 1.5 साल के बच्चे जो होते हैं वो चलना भी स्टार्ट कर देते हैं। तो हम ये कह सकते हैं इन्फेंसी का पीरियड जो होता है वो बहुत ही फास्ट ग्रोथ देखा जाता है। इन्फेंसी के पीरियड में जो होता है ग्रोथ बहुत ही फास्ट देखा जाता है। ठीक है, अब हमारा आता है चाइल्डहुड। अब हमारा क्या आता है? चाइल्डहुड। चाइल्डहुड जो होता है इन्फेंसी जैसे ही खत्म होती है चाइल्डहुड हमारा स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस पीरियड को, चाइल्डहुड के पीरियड को हम बेसिकली 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। जो हमारा पहला है वो है अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड और लेट चाइल्डहुड। चाइल्डहुड 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है। पहला है हमारा अर्ली चाइल्डहुड, दूसरा है हमारा मिडिल चाइल्डहुड और तीसरा हमारा क्या है? लेट चाइल्डहुड। ठीक है, 3 पार्ट्स में चाइल्डहुड डिवाइडेड है। अर्ली चाइल्डहुड क्या होता है? हमारे मिल्क टीथ उसमें देखे जाते हैं कि बच्चे के जो दूध के दांत है वो निकलते हैं। ठीक है, मिडिल चाइल्डहुड जो है, मिडिल चाइल्डहुड कब होता है? 7 से 10 साल के बीच का जो उम्र होता है उसे हम मिडिल चाइल्डहुड कहते हैं। और यहाँ पे क्या होता है? बच्चे का जो परमानेंट टीथ होता है, परमानेंट टीथ देखा जाता है। ठीक है, दूध के दांत टूट के जो परमानेंट टीथ होते हैं वो आ जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद आता है हमारा लेट चाइल्डहुड। लेट चाइल्डहुड कब होता है? स्टार्ट्स फ्रॉम द प्री प्यूबर्टल पीरियड। यानी कि जो प्यूबर्टी से पहले जो पीरियड होता है उसमें जो होता है लेट चाइल्डहुड स्टार्ट हो जाता है एंड कंटिन्यूज अप टू द टाइम ऑफ प्यूबर्टी। और प्यूबर्टी के टाइम तक वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, प्यूबर्टी के टाइम तक वो कंटिन्यू होता है। ठीक है, तो अभी तक आपने जाना कि प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड। प्री नेटल पीरियड क्या है?
9 महीने तक बच्चा पेट में है, वो बच्चा बढ़ा, जब जो गर्भवती महिला है वो अल्ट्रासाउंड कराती है तो उससे उन्हें बिल्कुल जो होते हैं डॉक्टर, वो पूरी तरह से बता देते हैं कि बच्चे का कितना ग्रोथ हो रहा है, कैसे कैसे ग्रोथ जा रहा है। अगर बच्चे का ग्रोथ प्रॉपर्ली नहीं हो रहा है, इस बात का भी ट्रैक रखा जाता है, तो वो प्री नेटल पीरियड होता है। ग्रोथ जन्म से ही, जाइगोट बनते ही ग्रोथ स्टार्ट हो जाता है। पोस्ट नेटल पीरियड, ठीक है, आफ्टर प्रेगनेंसी का जो भी जो ग्रोथ है वो पोस्ट नेटल पीरियड में आ जाता है, जो कि 2 टाइप के होते हैं, पहला इन्फेंसी, दूसरा चाइल्डहुड। चाइल्डहुड क्या कितने प्रकार के होते हैं? अर्ली चाइल्डहुड जिसमें दूध के दांत देखे जाते हैं, मिडिल चाइल्डहुड जिसमें दूध के दांत जो होते हैं वो क्या होते हैं, परमानेंट टीथ जो होती है वो आती है, और जो लेट चाइल्डहुड होता है वो की प्यूबर्टी से पहले का जो पोर्शन है, जो पोर्शन ऑफ टाइम है, जो वो समय है, उसको हम लोग लेट चाइल्डहुड कहते हैं। ठीक है, आइए अगला स्लाइड हम देखते हैं। अब हमारा आता है एडोलसेंस। अब हमारा क्या आता है? एडोलसेंस। एडोलसेंस जो होता है वो चाइल्डहुड को फॉलो करता है। चाइल्डहुड के जस्ट बाद का जो स्टेज है वो क्या है हमारा? एडोलसेंस। चाइल्डहुड के जस्ट बाद का स्टेज क्या है हमारा? एडोलसेंस। इन दिस पीरियड, इस पीरियड में क्या होता है, हार्मोन्स काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन करने में। ठीक है, सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है बच्चे में। ठीक है, बच्चे में क्या होती है? सेक्सुअल मैच्योरिटी अटेन होती है, और इस पीरियड में एडोलसेंस ग्रोथ स्पर्ट देखा जाता है। ऐसा देखा जाता है कि बच्चे का ग्रोथ अचानक से ज्यादा जल्दी होने लगता है। ठीक है, ज्यादा जल्दी होने लगता है अचानक से ग्रोथ। और बॉयज में जो एडोलसेंस होता है उसका उम्र होता है 12 से 15 साल के बीच, ज्यादातर देखा जाता है बॉयज में एडोलसेंस का पीरियड। हाँ, हालांकि गर्ल्स में जो होता है यही ग्रोथ स्पर्ट जो है 2 साल पहले गर्ल्स में देखा जाता है। तो एडोलसेंस के पीरियड में कुछ सर्टेन फिजिकल चेंजेस होते हैं, जैसे कि गर्ल्स में मेमोरी ग्लैंड्स का डेवलप होना, वो एडोलसेंस का जो है वो पार्ट है। एडोलसेंस का वो सबसे बड़ा हम ये कह सकते हैं मार्क है कि हाँ, अगर गर्ल्स में जो है मेमोरी ग्लैंड्स इंक्रीज हो रही है, तो ये सब रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ रही है। बॉयज के बियर्ड एंड मुस्टेच देखे जाते हैं, वो ग्रो करते हैं। तो ये सब हमारे एडोलसेंस और प्यूबर्टी पीरियड में होते हैं। ठीक है, तो ये हमने जाना अभी तक एडोलसेंस का। ठीक है, गर्ल्स में जो होता है एडोलसेंस थोड़ा पहले होता है। गर्ल्स में एडोलसेंस जो होती है वो थोड़ी 2 साल, लगभग 2 साल जो होती है वो पहले होती है। ठीक है, अब हमारा आता है मैच्योरिटी और एडल्टहुड। एक बार एडोलसेंस कंप्लीट हो जाता है उसके बाद हमारा क्या आता है? मैच्योरिटी। एडोलसेंस कंप्लीट होने के बाद हमारा क्या आता है? मैच्योरिटी का पीरियड आता है। मैच्योरिटी का पीरियड क्या होता है ना, कि एडोलसेंस में क्या होता है कि हमारी रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो होती है, रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी जो होती है वो पूरी तरीके से एडोलसेंस पीरियड में अटेन नहीं होती है। तो रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कब आती है? रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी कंप्लीटली अटेन हो जाती है। वो मैच्योरिटी का जो समय होता है एडल्टहुड, उसको हम एडल्टहुड भी बोलते हैं। एंडोक्राइन ग्लैंड जो होते हैं, डायरेक्शन ऑफ पिट्यूटरी हार्मोन्स प्रिपेयर द बॉडी फॉर एडल्टहुड। ठीक है, एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हैं वो एडल्टहुड के लिए जो है हार्मोन सिक्रेट करते हैं। और अगर रिप्रोडक्टिव मैच्योरिटी आ गई है तो हम ये कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो मैच्योर हो चुका है, यानी कि वो बच्चा अब नहीं रहा, वो एडल्ट हो चुका है ना। ठीक है, तो अभी तक हमने क्या जाना? ग्रोथ के स्टेजेस जाने आपने कि स्टेजेस ऑफ ग्रोथ क्या क्या होते हैं। प्री नेटल पीरियड, पोस्ट नेटल पीरियड। पोस्ट नेटल पीरियड 2 तरह के होते हैं, इन्फेंसी होती है, चाइल्डहुड होती है, उसके बाद हमारा एडोलसेंस आता है, उसके बाद हमारी मैच्योरिटी आती है। ठीक है, अब हमारा है डेवलपमेंट। अब हमारा क्या है? डेवलपमेंट। डेवलपमेंट क्या है? डेवलपमेंट को हम ग्रोथ से कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं बिकॉज डेवलपमेंट एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है। डेवलपमेंट हमारा क्या है? बहुत ही ज्यादा ब्रॉड टर्म है, एक बड़ा टर्म है। अगर ग्रोथ जो है वो ऐसा है तो डेवलपमेंट जो है और भी बड़ा है। ग्रोथ डेवलपमेंट के अंदर आ जाता है, बट डेवलपमेंट को कवर अप नहीं कर सकता बिकॉज डेवलपमेंट जो होता है वो बहुत ही ज्यादा बड़ा टर्म है, वो एक बहुत ही ब्रॉड तरीके से देखा जाता है डेवलपमेंट को। ठीक है, डेवलपमेंट क्या होता है? डेवलपमेंट बूम टू टॉर्म चलता है, यानी कि गर्भ से शुरू हो जाता है और हमारी मृत्यु तक जो होता है वो डेवलपमेंट चलता है। हमेशा इंसान सीखता रहता है, हमेशा इंसान सीखता रहता है। डेवलपमेंट जो होता है, जो वृद्धि होती है, एक बूढ़ा इंसान भी जो होता है वो अपने पूरे जीवन काल में कुछ ना कुछ सीखते रहता है। ठीक है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं
कि डेवलपमेंट क्या है, जो चेंजेस रेफर्स टू द सर्टेन चेंजेस दैट ऑकर्स इन ह्यूमन बीइंग्स बिटवीन बर्थ एंड डेथ, जो कि जन्म और मरण से के बीच जो भी हम सीख रहे हैं, जो भी हमारी वृद्धि हो रही है ना, वो डेवलपमेंट है। ठीक है, the term is not applied to all changes but rather to those that remain for a reasonably long period of time, लंबे समय की यहाँ बात हो रही है। ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट को हम नंबर ऑफ डिफरेंट डोमेन्स में बांटते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट को हम नंबर जो मानव जाति की जो वृद्धि है उसको हम अलग अलग डोमेन्स में बांटते हैं। एक हो गया हमारा फिजिकल डोमेन, पहला हमारा क्या हो गया, फिजिकल डोमेन। फिजिकल डोमेन में क्या होता है ना कि यहाँ हमारे शरीर की बात हो रही है। ठीक है, शरीर में क्या वृद्धि है, तो इसमें क्या होता है कि पहला आता है हमारा ग्रॉस मोटर, फिर आता है फाइन मोटर, फिर आता है सेंसरी डेवलपमेंट। बहुत इजी है, इसको याद रखिएगा, इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं। ग्रॉस मोटर क्या हो गया, ग्रॉस मोटर हो गया यानी कि बड़े मसल्स। ठीक है, फाइन मोटर क्या हो गया यानी कि छोटे वाले, और सेंसरी क्या हो गया, जो हमारे सेंस ऑर्गन्स हैं। ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट मतलब जो बड़े मसल्स हैं। ठीक है, जैसे हाथ की मसल्स है, पैर की मसल्स है। ठीक है, बच्चा अगर एक बाल्टी पूरा पानी उठा रहा है तो वो अपनी ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट जो उसकी हुई है उसका यूज कर रहा है, तो बच्चा वो पानी को उठा पा रहा है। ठीक है, बच्चा अगर अपनी पेंसिल से, अपनी उंगलियों के इस्तेमाल से कुछ लिख पा रहा है तो वो क्या है, फाइन मोटर डेवलपमेंट है। या पैर की उंगलियों का इस्तेमाल कर सकता है अच्छे से, तो वो फाइन मोटर डेवलपमेंट है। सेंसरी डेवलपमेंट क्या है, बच्चा अगर अच्छे से देख पा रहा है, और ये कब अटेन होता है, जब बच्चा जन्म लेता है। आप देखोगे जब जन्म लिया हुआ बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है। बच्चा आई कांटेक्ट कब करता है, जब वो 2 महीने का हो जाता है, 2 महीने का हो जाता है, 1.5 से 2 महीने का जब वो हो जाता है, तब आप उसकी तरफ अगर आप पिंच करोगे या कुछ उसे दिखाओगे तो बच्चा तुरंत से आई कांटेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। अगर बच्चा आई कांटेक्ट नहीं कर रहा है तो ये एक मेडिकल कंडीशन अर्जेंसी वाली आती है। इससे ये भी चांसेस है कि बच्चा ऑटिस्टिक तो नहीं है। ऑटिज्म एक बीमारी है, एक मेंटल डिसऑर्डर है, जिसमें कि बच्चा आई कांटेक्ट नहीं करता है और बच्चा जो होता है रिपीटेटिव एक्शंस करता है। ठीक है, तो ये सब भी आप जानेंगे बिकॉज आप सीटीईटी की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आपको ऑटिज्म का भी पता होना चाहिए। तो आई कांटेक्ट जो होता है ये सब सेंसरी डेवलपमेंट में आता है। आई कांटेक्ट करना, बच्चा जो है वो स्मेल कर पा रहा है। 1 साल का बच्चा, 1.5-2 साल का बच्चा, ऑलमोस्ट 2 साल का बच्चा आपको बता सकता है, रिएक्ट करने लगेगा अच्छी खुशबू पे, कि वो बोलेगा अपने छोटे छोटे लैंग्वेज से अपने वो बोलने का कोशिश करेगा कि ये स्मेलिंग गुड थिंग या बैड थिंग। ठीक है, सेंसरी मोटर डेवलपमेंट, ये सब जो होते हैं ना सेंसरी डेवलपमेंट है। बच्चा कान से सुन रहा है, जन्म लिया वो बच्चा नहीं सुनता है। ठीक है, सुनता है बट वो आपको फील नहीं होगा कि वो बच्चा सुन भी पा रहा है। अगर उसके आगे आप प्लेट को, जस्ट 1 दिन का बच्चा है, आप उसके आगे ऐसे से प्लेट को करोगे ना, वो उतना बेटर रिस्पॉन्ड नहीं करेगा। लेकिन आप 3 महीने के बच्चे, 4 महीने के बच्चे के सामने अगर प्लेट को ऐसे से करोगे तो वो वही देखेगा जहां पे आप उस चीज को ये कर रहे हो, प्ले कर रहे हो, म्यूजिक को प्ले कर रहे हो, वो तुरंत से वो चौकन्ना हो जाएगा और वो देखने लगेगा कि वो आवाज कहाँ से आ रही है। या प्लेट बज रहा है तो बच्चा देखने लगेगा कि प्लेट की आवाज कहाँ से आ रही है, वो वहां अपना सिर को घुमाना स्टार्ट कर देगा। तो ये सब सेंसरी डेवलपमेंट का पार्ट है। ये सब किसका पार्ट है, सेंसरी डेवलपमेंट का, और ये सब ब्रेन से कनेक्टेड है। इससे पता चलता है कि बच्चे का मानसिक विकास अच्छे से हो रहा है और बच्चा सब कुछ समझ रहा है। तो ये था हमारा ग्रॉस मोटर डेवलपमेंट। फिर था हमारा फाइन मोटर डेवलपमेंट। फाइन मोटर आपको पता है, फाइन, ग्रॉस मतलब बड़ा, फाइन मतलब छोटा। बच्चा अपनी उंगलियों से कुछ कर रहा है तो वो है फाइन मोटर डेवलपमेंट। ठीक है, बच्चा जो है वो फोन में नंबर्स टीप रहा है, नंबर्स को प्रेस कर रहा है, बच्चा पेंसिल से लिख रहा है, ये सब क्या आता है, फाइन मोटर डेवलपमेंट आता है। ठीक है, अब देखिए हमारा नेक्स्ट स्लाइड क्या है, फिजिकल डोमेन ऑल्सो इंक्लूड। फिजिकल डोमेन में और भी 2 चीज आते हैं। ठीक है, क्या क्या आते हैं फिजिकल डोमेन में, पहला हमारा आता है, जस्ट अ सेकेंड, हाँ, पहला हमारा आता है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, दूसरा आता है प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्या क्या आता है, पहला है हमारा सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट और दूसरा है हमारा प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। क्या है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, अगर जो डेवलपमेंट है, ठीक है, डेवलपमेंट अगर सिर से टो तक जा रही है, हेड टू टो जा रही है, तो वो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट है। यानी कि पहले जो है
सिर जो है, फिर हैंड और फिर लेग्स, इस पे कोऑर्डिनेशन आ रही है। पहले बच्चे का सिर डेवलप हुआ, फिर ऊपर से फिर नीचे की तरफ जो डेवलपमेंट जा रही है, हेड टू टो जो हो रही है डेवलपमेंट, वो क्या है? सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट। ठीक है, आप इतना ही याद रखिएगा, सिफेलोकॉर्डल से अगर क्वेश्चन आता है तो सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या हो गया? हेड टू टो हो गया। प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट? सेंटर से अगर पेरिफेरी हो रहा है, सेंटर से अगर पेरिफेरी की तरफ का डेवलपमेंट है तो वो प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट है। ठीक है, यानी कि पहले जो होते हैं स्पाइन्स डेवलप हो रहे हैं, फिर बाकी के नर्व्स जो हो रहे हैं वो हो रहे हैं। ठीक है, तो जो सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जा रहा है, ठीक है, सेंटर से पेरिफेरी की तरफ जो डेवलपमेंट जा रहा है उसे हम क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? प्रॉक्सिमोडिस्टल डिस्टल डेवलपमेंट। और सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट क्या हो गया? सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट हो गया हेड टू टो। ठीक है, प्रॉक्सिमोडिस्टल हो गया सेंटर टू पेरिफेरी। ठीक है, तो ये सब भी हमारे फिजिकल डोमेन के पार्ट थे। अब हमारा अगला आता है कॉग्निटिव डोमेन, फिर मोरल डोमेन, फिर सोशल एंड इमोशनल डोमेन, है ना। तो ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमें जानना। व्हाट इज कॉग्निटिव डोमेन, मोरल डोमेन एंड सोशल एंड इमोशनल डोमेन। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कॉग्निटिव डोमेन क्या होता है? बच्चे में तर्क वितर्क की शक्ति आ गई है। ठीक है, वो जनरली कब आती है? जनरली बच्चा जो मिडिल चाइल्डहुड का पीरियड होता है, ठीक है, अर्ली चाइल्डहुड में उतना बेटर नहीं होता है तर्क वितर्क की शक्ति। मिडिल चाइल्डहुड और जो लेट चाइल्डहुड का जो पीरियड आ जाता है, अभी इसमें डिटेल कब एग्जैक्टली आती है, आप पियाजेट की थ्योरी पढ़ोगे उसमें आप डिटेल में जानोगे। अभी मैं बस हिंट दे रही हूँ, अभी मैं आंसर नहीं बताऊंगी। कॉग्निटिव डोमेन जो होता है वो उस बच्चे की तर्क वितर्क की शक्ति होती है, वो बच्चे में आ जाती है। ठीक है, वो कॉग्निटिव डोमेन है इसका। यानी कि बच्चा जोड़ गुना भाग डिवीजन ये सब समझने लगा है, बच्चा समझने लगा है 2 + 2 = 4 हो रहा है, वो अपने हाथ से कैलकुलेट कर रहा है। या बच्चे को आप 4-5 चीज दे रहे हो, बच्चा उस पांचों चीज में समझ पा रहा है कि ये 5 चीज है, ये 6 चीज है, दीज आर 4 ऑब्जेक्ट्स, 5 ऑब्जेक्ट्स, और बच्चा अरिथमेटिक बेटर परफॉर्म कर पा रहा है। तो ये सब हमारा बच्चे का किस में आता है? कॉग्निटिव डोमेन में आता है। ठीक है, ये सब बच्चे का किस में आता है? कॉग्निटिव डोमेन में आता है। तो ये सब बच्चे का कॉग्निटिव डेवलपमेंट होना बहुत जरूरी है। अगर बच्चे का अगर तर्क वितर्क की शक्ति अगर बच्चे में नहीं आई है, बेटर नहीं आई है, तो उसे आगे जाके प्रॉब्लम हो सकता है चीजों को सीखने में, वो लर्निंग डिसेबिलिटी में कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर कॉग्निटिव डोमेन यानी कॉग्निटिव डेवलपमेंट का भी सही से समय पे आना बहुत जरूरी है। बच्चा तर्क वितर्क समझने लगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अभी आगे जाके आप इसके बारे में और भी डिटेल में समझोगे। अगला हमारा है मोरल डोमेन। अगला हमारा क्या है? मोरल डोमेन। बच्चा नैतिक वैल्यूज को समझने लगा है। मोरल डोमेन क्या होता है? बच्चा नैतिक वैल्यूज यानी कि जो मोरल वैल्यूज है, बच्चा मोरल वैल्यूज को समझने लगा। ठीक है, यानी कि उसे ये समझ आ रहा है कि क्या सही है, क्या करना चाहिए। अगर कोई रास्ते में कोई बूढ़े बुजुर्ग जा रहे हैं या उन्हें कोई चीज की जरूरत है या कोई नीडी है और बच्चे को ये चीज पता है कि कैसे वहां पे रिएक्ट करना है, उनका हेल्प करना चाहिए हमें वैसे सिचुएशन में। ठीक है, किसी को पानी की जरूरत है, ही इज थर्स्टी, बच्चा देना चाह रहा है, तो ये सब मोरल ये हम कह सकते हैं कि बच्चा जो है वो मोरल है, उसमें मोरल वैल्यूज हैं। ठीक है, तो बच्चे में मोरल वैल्यूज का डेवलपमेंट होना भी बहुत ज्यादा जरूरी है कि कोई ग्रीट कर रहा है, थैंक यू कब बोलना है, सॉरी कब बोलना है, ये सब जो होता है ये मोरल डोमेन में आता है। ठीक है, तो बच्चा नैतिक रूप से भी डेवलपमेंट देखा जाता है कि बच्चा नैतिक रूप से कितना ज्यादा डेवलप है। अब हमारा अगला आता है वो है सोशल एंड इमोशनल डोमेन। अगला हमारा क्या आता है? सोशल एंड इमोशनल डोमेन। बच्चा सामाजिक रूप से कितना डेवलप्ड है और इमोशनली कितना डेवलप्ड है। ठीक है, तो बच्चा सोशली कितना डेवलप्ड है, इमोशनली कितना डेवलप है, तो ये सब भी जो होता है वो डेवलपमेंट का पार्ट है। बच्चा सोशली डेवलप्ड है या नहीं है, बच्चा इमोशनली डेवलप्ड है या नहीं है, बच्चा जो है वो इमोशंस यानी कि भावनाओं को समझ रहा है कि नहीं रहा है, और बच्चा सामाजिक है कि नहीं है। ऐसा तो नहीं है कि बच्चा घर में ही रहता है और उसे समाज का कुछ भी पता नहीं है। ठीक है, तो ये बहुत ही ज्यादा जरूरी है जानना। सोशल एंड इमोशनल डोमेन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन द टर्म ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड। ठीक है, तो ये सब बहुत ही जरूरी है समझ पाना। तो ये सब डेवलपमेंट का पार्ट अभी आपने देखा, क्या क्या देखा?
अभी आपने डेवलपमेंट में देखा फिजिकल डोमेन, फिजिकल में ग्रॉस, स्पाइन एंड सेंसरी आते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है हमारा सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट यानी हेड टू टो, प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी कि सेंटर टू पेरिफेरी, कॉग्निटिव यानी कि बच्चे में तर्क वितर्क की शक्ति आ गई है, मोरल डोमेन यानी कि बच्चा जो है वो उसमें नैतिक जो है क्या उसको बोल सकते हैं हम, उसमें नैतिक वैल्यूज है, उसमें मोरल वैल्यूज है बच्चे में, बच्चा समझ रहा है कि व्हाट आर गुड मोरल वैल्यूज, उसे समझ में आ रहा है। सोशल एंड इमोशनल डोमेन यानी कि बच्चा जो है सामाजिक डेवलपमेंट है उसमें, और इमोशनल यानी भावनाओं में भी डेवलपमेंट होती है। तो ये सब डेवलपमेंट का पार्ट है जिसे हमें जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो इसलिए हम कह सकते हैं डेवलपमेंट ना सिर्फ फिजिकल है, डेवलपमेंट हमारा कॉग्निटिव, तर्क वितर्क, मोरल, सोशल, इमोशनल सब होता है। अभी आप जब थ्योरीज पढ़ोगे तो सबके बारे में थ्योरीज अलग अलग चाइल्ड जो साइकोलॉजिस्ट है अलग अलग जो जैसे कि जीन पियाजेट है, हम लोग सब उसके बारे में जानेंगे। उन सभी ने अलग अलग थ्योरीज में ये सब के बारे में बहुत ही विशेष रूप से चर्चा की है, ठीक है। अगला जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अगला हमारा पॉइंट क्या है, वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग, जस्ट अ सेकेंड, यस, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को क्या क्या फैक्टर्स है जो अफेक्ट कर रहे हैं? तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हेरिडेटरी फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, न्यूट्रिशनल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं, सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट अफेक्ट करते हैं, इमोशनल इन्वायरमेंट अफेक्ट करते हैं। सो देयर आर मेनी फैक्टर्स दैट अफेक्ट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। तो हम लोग हेरिडेटरी पे अगर आते हैं तो हेरिडेटरी फैक्टर या जेनेटिक फैक्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करता है। जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, सपोज इफ कि बच्चे की हाइट जो है वो कम है, उसके मम्मी पापा की हाइट एवरेज है, बट उसके दादाजी की हाइट हो सकती है कि कम है, तो बच्चे की हाइट जो है वो दादाजी की हाइट के बराबर है, उसके जो ग्रैंडफादर है उनकी हाइट के बराबर है, ठीक है। तो बच्चे को आप क्या न्यूट्रिशन दे रहे हो, उसको क्या एनवायरनमेंट मिला है, उसका सोशल एनवायरनमेंट क्या है, इमोशनल एनवायरनमेंट क्या है, उससे जेनेटिक फैक्टर को कोई लेना देना नहीं है। अगर बच्चे की फैमिली में किसी एक मेंबर की जो है वो हाइट या कॉम्प्लेक्शन या जो आईक्यू लेवल है वो ज्यादा है, तो वो हो सकता है वो वहां से निकल के बच्चे तक आई है, ठीक है। तो ये हो सकता है कि वहां से आके बच्चे तक आई है। तो वो भी डिपेंड करता है कि बच्चे का जो है हेरिडेटरी जो है वो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में बहुत ही ज्यादा इफेक्ट करता है। हेरिडेटरी फैक्टर्स बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जो कि बिल्कुल से अफेक्ट करते हैं, ठीक है। हमारा अगला आता है न्यूट्रिशनल, ठीक है। हमारा अगला आता है क्या है, न्यूट्रिशनल, ठीक है। न्यूट्रिशनल फैक्टर्स क्या होते हैं, बच्चा क्या खा रहा है, कैसे खा रहा है। अगर वो ठीक से नहीं खाएगा, अगर बच्चा अपना भोजन टाइम से नहीं लेगा, ऐसा कहते हैं ना कि हेल्दी माइंड रन्स इन अ हेल्दी बॉडी। अगर बच्चा फिजिकली फिट नहीं है तो हो सकता है कि उसके माइंड की भी डेवलपमेंट उतनी बेटर नहीं हो पाए, और अगर उसकी माइंड की डेवलपमेंट उतनी बेटर नहीं हो पाएगी तो हो सकता है बच्चा सोशल नहीं हो, बच्चा मोरल नहीं हो, मोरली डेवलप ना हो पाए, बच्चा सोशली डेवलप ना हो पाए, बच्चा इमोशनली डेवलप ना हो पाए। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि बच्चा न्यूट्रिशनल जो फैक्टर्स है, बच्चे को पोषण कितना मिल रहा है, ये भी एक इम्पोर्टेंस रखता है बच्चे के डेवलपमेंट में, बच्चे की ग्रोथ में। अगर उससे सही तरीके से न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा है तो हो सकता है बच्चे की हार्ट इफेक्टेड हो, बच्चे की हेल्थ इफेक्टेड हो, और बच्चा वो डायरेक्टली एंड डायरेक्टली इन डेवलपमेंट को भी अफेक्ट करता है। अगला है हमारा इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स बिल्कुल से बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को बिल्कुल अफेक्ट करता है। जैसे कि दो बच्चे हैं, दोनों दो जगह रह रहे हैं, एक विलेज में रह रहा है एक बच्चा अर्बन एरियाज में रह रहा है। दोनों के अलग अलग अपने अपने फायदे हैं, अपने अपने नुकसान हैं, तो दोनों का इन्वायरमेंट अलग है। तो दोनों बच्चा जो है, दोनों में इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखा जाएगा, बिकॉज दोनों एक जैसा नहीं हो सकता, दोनों के इन्वायरमेंट अलग है, दोनों अलग जो है वातावरण से बिलोंग कर रहा है, दोनों का लैंग्वेज अलग है, ठीक है ना। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में, वो कैसे ग्रो करेगा, उसका डेवलपमेंट कैसा होगा, ठीक है। एनवायरमेंटल फैक्टर्स भी अफेक्ट करते हैं। अगला हमारा आता है सोशल एंड कल्चरल इन्वायरमेंट। बच्चे का जो सामाजिक इन्वायरमेंट है और जो कल्चरल इन्वायरमेंट है वो कैसा है। सपोज इफ फॉर एग्जांपल कि सपोज एक डिफरेंट रिलीजन का बच्चा है, उसी किसी डिफरेंट रिलीजन की फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया, ठीक है। अब इट डजेंट मैटर कि उसकी हेरिडिटी क्या है, ठीक है, वो तो मैटर रखती है, बट बच्चा जो भी जगह पे जाएगा
वहां से वो जो भी सीख के समझ के बड़ा होगा वो बिल्कुल वैसा ही होगा। ठीक है, तो बच्चे का जो सोशल एनवायरनमेंट है कि उसके आसपास कैसे लोग हैं, बच्चा क्या सीख रहा है, आसपास के लोग क्या बोल रहे हैं, उनका लैंग्वेज क्या है, उनका रहन सहन क्या है, वो उठते बैठते कैसे हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये सोशल डेवलपमेंट का पार्ट है। सोशल बच्चा आसपास के लोग कैसे हैं, इससे भी उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे इफेक्ट पड़ता ही पड़ता है। ठीक है, कल्चरल एनवायरनमेंट बच्चे का कैसा है, आसपास के लोग धार्मिक तो नहीं है, अगर धार्मिक है तो कैसे कल्चर को मानते हैं, रिलीजन को मानते हैं, बच्चा उस चीज को सीखता है या फिर उस चीज का विरोध करता है, तो उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर बिल्कुल से बिल्कुल सोशल एंड कल्चरल एनवायरनमेंट अफेक्ट करते हैं और बिल्कुल से बिल्कुल उनके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पे असर उसका होता है। अगला हमारा आता है इमोशनल एनवायरनमेंट। बच्चे का इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा है, बच्चा भावनाओं को समझ तो रहा है, अगर कोई रो रहा है, किसी को चोट पहुंची है तो बच्चा उस पर कैसे रिस्पॉन्ड कर रहा है। ऐसा तो नहीं है कि कोई किसी की तबीयत खराब है और वो रो रहा है और वो बहुत दुखी है तो बच्चा इस चीज को देख के बहुत ज्यादा हंस रहा है, या कोई बहुत ज्यादा हंस रहा है तो बच्चा उस चीज को देख के उदास है। बच्चा इमोशनली कितना कनेक्ट कर पा रहा है। ठीक है, अगर कोई तकलीफ में है तो बच्चा उस चीज को समझ रहा है और उदास हो जा रहा है। तो बच्चे का जो इमोशनल इन्वायरमेंट है वो कैसा है। ठीक है, वो बच्चा बच्चा का जो भावनात्मक जो भावनाओं बच्चे की भावना भी होती है बच्चे में। ठीक है, इसे हिंदी में हम जो कहते हैं भावनात्मक विकास। ठीक है, वो उसमें बच्चे में जो होती है, ठीक है, उसकी भी जो वातावरण है वो बहुत ही अफेक्ट करती है। बच्चे बहुत सेंसिटिव होते हैं, वो हर बात को समझते हैं और हर चीज पे इमोशनली रिस्पॉन्ड जरूर से जरूर करते हैं। तो अगर उनको इमोशनली कोई चीज से प्रॉब्लम है या बच्चा इमोशनली उस चीज को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा है तो वो भी उसके ग्रोथ एंड डेवलपमेंट में अफेक्ट करता है। तो दीज आर वेरियस फैक्टर्स दैट अफेक्ट द growth and development of the child, that is the hereditary factors, nutritional factors, environmental factors, social and cultural environment and emotional environment। ठीक है, तो ये सब डायरेक्टली जो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों को अफेक्ट करती है। तो आप लोग इस चीज को एकदम लर्न बाय हार्ट कर लीजिए, सीटीईटी में एकदम बार बार से पूछा गया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो एक अगर हम लोग क्विक रिवीजन लें, ठीक है, तो यहाँ से देख सकते हैं, एक बहुत ही क्विक रिवीजन मैं आपको करा दूं। स्टेजेस ऑफ ग्रोथ में प्रीनेटल यानी कि बच्चा पेट में है, 9 महीने का जो पीरियड है प्रीनेटल। पोस्टनेटल पीरियड, इन्फेंसी यानी फर्स्ट ईयर चाइल्डहुड, 3 पार्ट में, अर्ली चाइल्डहुड, मिडिल चाइल्डहुड, लेट चाइल्डहुड। अर्ली चाइल्डहुड यानी कि इन्फेंसी के जस्ट बाद का पीरियड, मिडिल चाइल्डहुड यानी कि 7 से 10 साल का पीरियड, और फिर लेट चाइल्डहुड यानी कि प्यूबर्टी का से जस्ट पहले का पीरियड। फिर आता है हमारा एडोलसेंस जो कि बॉयज में 12 से 15 साल के बीच देखा जाता है, गर्ल्स में लगभग 2 साल पहले, गर्ल्स जल्दी मैच्योर होती हैं। ठीक है, उनमें पहले पाया जाता है। फिर हमारा आता है मैच्योरिटी, ये सब ग्रोथ का पार्ट है। यहाँ पे अभी तक आपने नहीं देखा सोशल मोरल ये सब टर्म ग्रोथ में नहीं आता है। ठीक है, इसके बाद जब डेवलपमेंट आती है, डेवलपमेंट में फिजिकल डोमेन जब आती है, फिजिकल में ग्रॉस यानी बड़े मसल्स, फाइन यानी छोटे मसल्स, उंगलियों का बच्चा यूज करना सीख जाता है, उंगलियों से खुद से खाने लगता है। अगर बच्चा खुद से खा रहा है, रोटी को खुद से तोड़ रहा है, वो सब फाइन मोटर डेवलपमेंट में आता है। ठीक है, उसके बाद हमारा आता है सेंसरी डेवलपमेंट, बच्चे के सेंसेस में डेवलपमेंट आ जाती है। फिजिकल डोमेन में आता है सिफेलोकॉर्डल डेवलपमेंट, प्रॉक्सिमोडिस्टल डेवलपमेंट। सिफेलोकॉर्डल यानी कि बच्चा का जो डेवलपमेंट है वो हेड से टो का जो डेवलपमेंट है वो सिफेलोकॉर्डल कहलाता है। प्रॉक्सिमोडिस्टल यानी सेंटर से पेरिफेरी का जो डेवलपमेंट है वो प्रॉक्सिमोडिस्टल कहलाता है। कॉग्निटिव यानी बच्चे में तर्क वितर्क की शक्ति आ गई है। मोरल यानी कि बच्चे में नैतिक जो विकास है वो मोरल डोमेन में आ गया। सोशल एंड इमोशनल यानी कि सामाजिक और भावनात्मक डोमेन। ठीक है, भावनात्मक जो पार्ट है। ठीक है, फैक्टर्स अफेक्टिंग ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, हेरिडेटरी यानी जेनेटिक फैक्टर्स भी इफेक्ट करते हैं। न्यूट्रिशनल, पोषण बच्चे को कैसा मिल रहा है, वातावरण कैसा है, सामाजिक और कल्चरल इन्वायरमेंट उसका कैसा है, भावनात्मक जो होता है वो कैसे भावनात्मक इन्वायरमेंट में रह रहा है, इमोशनल इन्वायरमेंट उसका कैसा है, ये सब ही इसके सभी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। इस पे हम लोग एक एमसीक्यूज करेंगे जिससे ये चैप्टर और भी ज्यादा आप लोगों को क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सीटीईटी का भी हम लोग एक कर रहे हैं अभी, मैराथन जैसा कर रहे हैं जिससे कि आपका इस बार की सीटीईटी में 30/30 तो रहेगी, सीडीपी तो आपका एक भी नहीं छूटना चाहिए। और उसके बाद हम लोग, आप लोग प्लीज अगर आपने पूरी वीडियो देखी है तो प्लीज कमेंट कि अगर आप लोग केवीएस की मैराथन चलाना चाहते हैं मेरे चैनल पे तो केवीएस की बैक टू बैक वीडियोस मैं लाऊंगी। ठीक है, अभी ऐसा नहीं होना चाहिए कि केवीएस की वैकेंसी आ गई है
तो चलो अब फॉर्म केवीएस की वैकेंसी आ गई है, तो अब हम तैयारी स्टार्ट करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, तैयारी हमें अभी की अभी स्टार्ट कर देनी है, तभी 3 महीने बाद 4 महीने बाद जो है आपका केवीएस क्लियर होगा। जब भी निकलेगी वैकेंसी आप रेडी रहोगे। तो ऐसा नहीं है कि फॉर्म निकलने के बाद, आजकल आप देख रहे हो ड्यू टू कोरोना जल्द से जल्द एग्जाम लिए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए दैट वंस द फॉर्म इज रिलीज उसके बाद आप तैयारी करो और पता चले कि कुछ जो सीरियस बच्चे हैं वो पहले से तैयारी कर रहे हैं, वो निकल जाए और आप वहीं पे रह जाओ। ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट मेरे जो सब्सक्राइबर हैं सब जरूर बताएं मुझे कि अगर आप लोग केवीएस की वीडियोस चाहते हो तो मैं स्टार्ट करती हूँ केवीएस की वीडियोस। आई नीड मोटिवेशन फॉर दैट। अगर आप लोग कमेंट करके मुझे बताओगे और अग्री करोगे देन आई विल श्योरली मेक केवीएस वीडियोस। ठीक है, केवीएस के लिए हम लोग हिंदी इंग्लिश सारा कुछ करेंगे। आप पीआरटी की तैयारी करेंगे, टीजीटी की तैयारी करेंगे, पीजीटी की स्ट्रेटजी भी मैं जरूर बताऊंगी। सो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग सब अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए। और सीटीईटी की प्रिपरेशन जिनकी नहीं हुई है, जिनका क्लियर नहीं हुआ है लास्ट टाइम, उनके लिए ऑल द बेस्ट। लगे रहिए, सीटीईटी बिल्कुल इस बार क्लियर होगा। चाइल्ड साइकोलॉजी पे अगर आपकी पकड़ है तो आपका सीटीईटी को निकलने से कोई नहीं रोक सकता, बिकॉज जितने भी सेक्शंस हैं, ठीक है, इंग्लिश हो, हिंदी हो, मैथमेटिक्स हो, सब में इंग्लिश की पेडागोजी, साइंस की पेडागोजी, हर जगह सीडीपी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। 15 मार्क्स की सीडीपी रहती ही रहती है। ठीक है, तो सीडीपी अगर आपका अच्छा है तो सीटीईटी को निकलने से, सीटीईटी क्रैक होने से आपका कोई भी नहीं रोक सकता। ठीक है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू प्रिपेयर इट वेरी वेल और ऑल द बेस्ट फॉर इट। एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, टेक केयर ऑल ऑफ यू।